आखिर क्यों बनाया द्रौपदी ने कर्ण के साथ संबंध? दर्शक बंधु, महाभारत की कथा में आपने द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी के रूप में जाना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्त्री के हृदय में एक ऐसा रहस्य भी छिपा था जिसे उसने जीवन भर किसी से नहीं कहा। एक ऐसा रिश्ता जो समाज के डर से कभी उजागर नहीं हो सका। वो रिश्ता था उस कर्ण के साथ, जिस कर्ण को उसने स्वयंवर में अपमानित किया। उसी कर्ण की छवि उसके दिल से कभी मिट ना सकी। तो क्या द्रौपदी वास्तव में कर्ण से प्रेम करती थी, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? दर्शक बंधु, इस रहस्य को उजागर कभी किताबों में नहीं किया गया है, लेकिन आज हम महाभारत काल की एक कथा के माध्यम से इस गूढ़ सत्य को जानेंगे। तो आपका समय नष्ट ना करते हुए उस पावन कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि किशोरी राधे के सच्चे भक्त इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, और अगर आप एक सनातनी है तो वीडियो को लाइक करें, और आपका खुद का अपना चैनल हिंदू पुराण लैंड को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए श्री कृष्ण राधा का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। यह बात बहुत पुराने समय की है। कई हजार साल पहले एक नगर था, देवीपुर। वहाँ चंद्रबली नाम के राजा का राज था। परंतु वह राजा बहुत कठोर हृदय वाला और अभिमानी था। उसे अपने आसपास के किसी भी राजा से मेल जोल नहीं था। राजा के राज्य में ना तो वन संपदा थी, ना ही खेती के योग्य भूमि, ना कोई बड़ा व्यापारी था, ना ही राज्य का क्षेत्र बहुत विशाल था। फिर भी राजा अत्यंत समृद्ध था। उस राज्य में एक छोटा सा वन था, जिसमें एक प्यारी सी झील थी। उसी झील से राजा को मोती मिला करते थे। उन्हीं मोतियों को बेचकर पूरे राज्य का पालन पोषण होता था। इस तरह से देखा जाए तो राजा ही अपनी प्रजा का भरण पोषण करता था, और इसी कारण प्रजा राजा की कठोरता को सहते हुए भी उसकी भक्त थी। राजा को इस बात का बहुत घमंड था कि यदि किसी का स्थान भगवान के बाद है तो वह उसका है। वह कहता, मेरे कारण ही मेरी प्रजा अन्न पा रही है। और यह बात कहीं ना कहीं सच भी थी कि प्रजा पूरी तरह से राजा पर निर्भर थी। राजा की पत्नी रानी इंदु राजा से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। उनका हृदय अत्यंत कोमल और दयालु था। उन्हें हिंसा से सख्त नफरत थी। वे प्रायः देखती थी कि राजा बिना किसी कारण के भी प्रजा पर अत्याचार करता है। कोई व्यक्ति यदि राजा की ओर देख ले तो उसकी पिटाई करा देता। कोई रास्ते में खांस दे तो भी दंड दिलवाता। कोई उसके सामने खड़ा हो जाए या बैठा रह जाए तो भी उसे मार पड़ती। राजा प्रजा के लिए एक दुख का कारण बन गया था। रानी ने कई बार शांत भाव से राजा को समझाने की चेष्टा की कि प्रजा पर इतना अन्याय मत कीजिए। ये लोग भी इंसान है, कोई जानवर नहीं। लोग तो जानवरों पर भी अकारण हाथ नहीं उठाते, फिर आप अपने ही लोगों को क्यों मारते हैं? पर राजा क्रोध में आकर कहता, तुम्हें इन बातों को समझने की आवश्यकता नहीं है। तुम महल की रानी हो और तुम्हारा काम है मेरे सुख के लिए जीना। राज्य के कामों में तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हालांकि कभी कभी राजा रानी से बहुत आदर से बात करता था और आप कहकर बुलाता था, लेकिन जब रानी कोई कटु बात कह देती तो राजा विचलित होकर क्रोध में आ जाता और दुर्व्यवहार करता। अब रानी ने प्रजा से जुड़े विषयों पर राजा से कुछ कहना ही छोड़ दिया था। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने पुत्र राजकुमार राजबली पर केंद्रित कर दिया। वे चाहती थी कि राजकुमार अपने पिता की राह पर ना चले। वहीं राजकुमार भी अपनी माता की राह पर चलता था। उसे भी पिता की कठोरता पसंद नहीं थी। एक बार जब रानी अपने मायके गई तो उनके पिता ने राजा के हालचाल पूछे। राजा कैसे हैं? उनकी प्रजा कैसी है और उनका प्रजा से व्यवहार कैसा है? रानी ने बड़ी पीड़ा से कहा, प्रजा कहाँ है पिताजी? वे तो मनुष्यों के रूप में केवल दुख भोगने वाले प्राणी हैं।
राजा उन पर ऐसा अत्याचार करता है जो कोई कसाई भी नहीं करता। कसाई तो एक बार में बकरे की जान लेता है, लेकिन राजा तो अपनी प्रजा को धीरे धीरे मार मार कर जीते जी मुर्दा बना देता है। रानी इंदु का मन बहुत पीड़ा में था। वे अपने पिता से बड़े ही दुख भरे स्वर में बोली, पिताजी, आपने मेरा विवाह किसी राजा से नहीं, एक कसाई से कर दिया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। आपके राज्य में आप प्रजा की बात सुनते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और मेरे पति के राज्य में कोई प्रजा अपनी तकलीफ राजा को कह भी नहीं सकती। रानी की बात सुनकर उनके पिता ने बड़े धैर्य और प्रेम से कहा, बेटी, मैं एक दिन तुम्हारे राज्य आऊंगा और राजा को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं भेष बदलकर तुम्हारे राज्य में घूमूंगा और अपनी आंखों से प्रजा की स्थिति देखूंगा, उनसे बात करूंगा। यह भी तो हो सकता है कि तुम महल में रहती हो, इसलिए जो बाहर घट रहा है उसका ठीक ज्ञान ना हो तुम्हें। इसलिए मैं पहले सत्य जानना चाहता हूँ, फिर राजा से बात करूंगा ताकि उसे समझा सकूं कि वह प्रजा के साथ अन्याय ना करे। उन्होंने आगे कहा, यह बात बहुत आवश्यक है कि कोई भी राजा यह समझे कि प्रजा के दिन सदा एक जैसे नहीं रहते। जब प्रजा पर संकट आता है तो राजा ही उसका सहारा बनता है, और जब राजा पर कोई मुसीबत आती है तो वही प्रजा उसकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देती है। यदि कोई राजा प्रजा का ध्यान ना रखे, उनके कष्ट में साथ ना दे, तो वही प्रजा सबसे पहले राजा से मुंह मोड़ लेती है, और तब सबसे बड़ा साम्राज्य भी मिट जाता है। मैं जल्द ही राजा चंद्रबली को इस बात से आग्रह करूंगा कि वह प्रजा के साथ दुराचार व्यवहार ना करे। रानी इंदु अपने मायके से वापस अपने राजमहल लौट आई। उधर राजा चारों ओर, जो कि रानी के पिता थे, अपने दामाद को समझाने के लिए देवीपुर राज्य के लिए निकल पड़े। उन्होंने साधारण व्यापारी का वेश धारण कर लिया था और चुपचाप देवीपुर राज्य में प्रवेश कर गए। वहां पहुंचकर वे कई लोगों से मिले। उन्होंने विनम्रता से पूछा, भाई, मैं एक व्यापारी हूँ, इस राज्य में व्यापार करना चाहता हूँ। जरा बताइए, इस राज्य का राजा कैसा है? उसका व्यवहार प्रजा और व्यापारियों के साथ कैसा रहता है? एक व्यक्ति ने धीरे से उत्तर दिया, भैया, यहाँ से जल्दी भाग लो। यह जगह व्यापार के योग्य नहीं है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चलता। हर बात राजा के मन से होती है। राजा के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते, उसकी ओर देख भी नहीं सकते, उसके सामने ना तो खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, और ना सहायता मांग सकते हैं। वह बहुत निर्दयी और कठोर है। राजा ने चारों ओर सभी लोगों से यही प्रश्न किया। सभी ने एक जैसी बातें कही। उधर राजा चंद्रबली के गुप्तचर भी साधारण किसान का भेष धारण कर प्रजा के बीच घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बार बार राजा के विषय में प्रश्न कर रहा है, वह भी अलग अलग लोगों से। गुप्तचर को संदेह हुआ कि यह पड़ोसी राज्य का कोई जासूस है, जो व्यापारी बनकर प्रजा को भड़काने आया है। गुप्तचर में तुरंत राजा को सूचना दी, महाराज, एक जासूस हमारे राज्य में घुस आया है, जो प्रजा को भड़काने का प्रयास कर रहा है। यह सुनते ही राजा चंद्रबली क्रोधित हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उस जासूस को पकड़ो, फिर उसको खूब मारो और प्रजा के सामने फांसी पर लटका दो, ताकि सारी प्रजा देखें कि जो कोई भी हमारे राज्य की व्यवस्था बिगाड़ने आएगा, उसे कैसा दंड मिलेगा। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक उग्र हो गए। वे बिना सोच विचार के उस स्थान पर पहुंच गए, जहां राजा चारों ओर व्यापारी के रूप में लोगों से मिल रहे थे। सैनिकों ने जब व्यापारी के वेश में राजा को पकड़ लिया, तो बिना कुछ जाने समझे उसे पीटने लगे। उस पीड़ा में भी राजा ने उन्हें चेताया, खबरदार, मुझ पर हाथ मत उठाना। मैं राजा चंदौर हूँ, देवीपुर के राजा चंद्रबली का ससुर। लेकिन सैनिक हंसते हुए बोले, अच्छा मार खाते ही व्यापारी से राजा बन गए, हमें मूर्ख बना रहे हो। राजा का ससुर होता तो सीधे दरबार आता, तो कोई राजा नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने और भी बेरहमी से उसे मारा।
राजा चंदौर बार बार विनती करता रहा, मुझे छोड़ दो, कम से कम राजा के सामने तो ले चलो, वे मुझे पहचान जाएंगे। लेकिन सैनिकों का हृदय कठोर था। उन्होंने कहा, हम किसी बाहरी राज्य के जासूस को अपना दरबार नहीं दिखाते, उसे प्रजा के सामने ही फांसी पर चढ़ा देते हैं। राजा चंदौर चीखता रहा, करुणा की पुकार करता रहा, पर किसी ने ना सुनी। अंततः उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। संयोग से उसी मार्ग से राजा चंद्रबली के मुख्यमंत्री आ रहे थे। उन्होंने जब देखा कि फांसी पर लटके हुए व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा चंदौर हैं, तो उनके चरणों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत सैनिकों के पास पहुँचे और गुस्से में बोले, अरे मूर्खों, यह तो राजा चंदौर है, महाराज के ससुर। तुमने बिना समझे बूझे इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। सैनिक डरते हुए बोले, हमने तो केवल राजा के आदेश का पालन किया है। उन्होंने ही कहा था कि उस जासूस को फांसी पर लटका दो। मंत्री ने सिर पकड़ लिया और बोले, राजा ने जासूस को दंड देने को कहा था, पर क्या तुमने पहचाना भी नहीं कि वह जासूस था या कोई और? अब तुम दोनों की खैर नहीं। राजा को जब यह बात पता चलेगी तो तुम्हें भी फांसी दी जाएगी। अच्छा होगा कि तुम राज्य छोड़कर कहीं दूर भाग जाओ, वरना अंत बहुत बुरा होगा। डर के मारे दोनों सैनिक राज्य की सीमा पार कर भाग गए। मंत्री तुरंत महल पहुँचे और राजा चंद्रबली से बोले, महाराज, आपकी बिना सोचे समझे दी गई आज्ञा ने बड़ा अनर्थ कर दिया है। जिनको आप जासूस समझ रहे थे वे कोई और नहीं, आपके ससुर राजा चंदौर थे। उन्हें आपके आदेश पर सैनिकों ने फांसी पर लटका दिया है और अब वे इस संसार में नहीं हैं। यह सुनते ही राजा जैसे भीतर से हिल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बुदबुदाया, मैंने तो सिर्फ जासूस को दंड देने को कहा था। मंत्री ने फिर कहा, महाराज क्षमा कीजिए, परंतु मुझे एक कठोर बात कहनी है। आपकी न्याय प्रणाली सबसे अधिक दुखदाई है। आप कभी किसी बात की सच्चाई जानने का प्रयास ही नहीं करते। न्याय का अर्थ होता है सही और गलत में अंतर करना, दोषी और निर्दोष को पहचानना, पर आपने हमेशा निर्दोषों को ही दंड दिया है। आप इस राज्य को एक अंधकारमय नगरी बना चुके हैं। मंत्री की आंखों में आंसू थे, पर उसके शब्दों में शक्ति थी। वह बोला, आज आपने अपने ही ससुर को मार दिया, कल आप मुझे मार देंगे, परसों रानी को, और एक दिन तो अपने ही पुत्र राजकुमार राजबली को भी किसी भ्रम में फांसी चढ़ा देंगे। आपको तो अब निर्दोषों को मारना ही आसान लगने लगा है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि राजा कुछ नहीं बोला। वही एकदम शांत था, उसके पास कोई उत्तर नहीं था, वरना आज से पहले कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। पर मंत्री को अब डर नहीं रहा था। वह राजा को सच्चाई का आईना दिखा चुका था। तभी रानी की एक दासी दौड़ती हुई महल में आई। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज जल्दी चलिए। महारानी, उन्होंने अपने पिता को फांसी पर लटका हुआ देख लिया है और मूर्छित हो गई है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनते ही रानी इंदु मूर्छित होकर गिर पड़ी, लेकिन तब तक उनके प्राण इस संसार से विदा हो चुके थे। वहीं पास में एक रसोइया और एक सैनिक आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। एक बोला, इस निर्दयी राजा ने हमारी देवी जैसी रानी को भी मार डाला। अब यह राजा कहलाने के लायक नहीं है, इसे देखना तक पाप लगता है। दूसरा बोला, यह किसी का भला नहीं कर सकता, इस राज्य में रहना अब व्यर्थ है। ये बातें राजा चंद्रबली भी सुन रहा था, पर आज वह मौन था, शांत था, भीतर से टूटा हुआ। उसे अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। उसने मन में सोचा, अब तक मैंने जो कांटे बोए थे अब उसी में से झर उगने लगा है।
राजा ने यह भी सुना कि बहुत से लोग उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। कोई कह रहा था, यह पागल राजा कभी खुद से राजकुमार को गद्दी नहीं देगा, तो हमें ही इसके ऊपर पत्थर फेंक देना चाहिए। एक और व्यक्ति कह रहा था, भाई चिंता मत कर, राजा चंदौर का पुत्र केतु जब सुनेगा कि राजा ने उसके पिता को अकारण फांसी पर लटका दिया, तो वो इस राज्य पर प्रचंड आक्रमण करेगा। अब तो रानी भी नहीं रही, यह राजा बिना लड़े ही मारा जाएगा। फिर किसी ने एक सुझाव दिया, एक उपाय है जिससे यह बच सकता है। यदि राजा खुद राज्य छोड़कर कहीं भाग जाए और गद्दी पर राजकुमार को बैठा दे, तो शायद केतु का क्रोध शांत हो जाए। वह अपने भांजे पर आक्रमण नहीं करेगा। राजा ये सारी बातें सुन रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि राज दरबार और पूरी प्रजा उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अगर वह अब कोई आदेश भी देगा तो कोई नहीं मानेगा। उसने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, अब समय आ गया है, आप राजकुमार को राजा बनाने की तैयारी कीजिए। मैं अब वन की ओर तपस्या के लिए जा रहा हूँ। मंत्री ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, यह आपका बहुत ही शुभ निर्णय है, इसमें जरा भी देर ना कीजिए। आप वन गमन करें, बाकी व्यवस्था हम देख लेंगे। राजा उसी क्षण महल से निकल गया। दूसरे ही दिन राजकुमार राजबली को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। उसकी आयु उस समय मात्र 15 वर्ष की थी। गद्दी पर बैठते ही राजबली ने अपनी प्रजा को एकत्र किया और हाथ जोड़कर कहा, आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे पिता ने जो भूलें की है उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब मेरी ना तो माता रही ना पिता, अब आप सभी ही मेरे माता पिता है। मैं आप सभी की सेवा में हर समय हाजिर रहूंगा। अब आप निसंकोच महल आ जा सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो मुझसे कहिए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। नया राजा पाकर प्रजा में जैसे नया जीवन आ गया। वे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा जैसे बुरे सपने से मुक्ति मिल गई हो। उधर तीसरे दिन एक गुप्तचर भागते हुए महल में आया और बोला, महाराज, राजा केतु इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए सीमा तक पहुंच चुके हैं। राजा बलि ने शांत स्वर में कहा, उन्हें कोई ना रोके, उन्हें हमारे दरबार तक आने दिया जाए और एक दूत उन्हें जाकर कह दे कि राजा बलि स्वेच्छा से राज्य सौंपने को तैयार है। राजा केतु के पास जब यह संदेश पहुंचा तो वह बोले, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो उस चंद्रबली को दंड देना है जिसने मेरे पिता और बहन को बिना कारण मार डाला। दूत ने निवेदन किया, राजा चंद्रबली भय के कारण राज्य छोड़कर चले गए हैं। अब गद्दी पर उनके पुत्र राजा राजबली विराजमान है। यह सुनकर राजा केतु का हृदय शीतल हो गया। उन्होंने कहा, मैं तो अपने भांजे को राजा बनाने के लिए ही आ रहा था। अब जब वह स्वयं राजा बन चुका है तो हम उस पर क्यों आक्रमण करें? वह योग्य है और हम उस पर गर्व करते हैं। राजा केतु अपनी सेना को लेकर वापस लौट गए। दूत ने दरबार में आकर सारी बात बताई, महाराज, आपके मामा राजा केतु वापस लौट गए हैं। उन्हें आपसे कोई बैर नहीं है, वे तो आपको ही राजा बनते देखना चाहते थे। अब वे कभी उचित समय पर आपसे मिलने आएंगे। राजबली अब बहुत बेहतर ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। हालांकि वह बिल्कुल नया लड़का था तो मंत्री की सलाह पर चला करता था। मंत्री राज्य के प्रति बहुत वफादार था। उसने सलाह दिया कि हमारे पहले महाराज ने सभी आसपास के राजाओं से दुश्मनी ले रखी थी। उनका किसी राजा से कोई संबंध नहीं था, परंतु हमें सभी राजाओं से संबंध रखने हैं, सबसे व्यापारिक संबंध बनाने हैं और आप इसके लिए पहल करो। राजबली को पता था कि हमारे राज्य में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह झील ही है जो हमें मोती देती है। मगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि झील की मोती खत्म हो जाए।
तो हम अपने राज्य को एक दिन भी नहीं संभाल पाएंगे। तो हमें इसके लिए पड़ोसियों से संबंध मधुर रखने पड़ेंगे और हर तरह के व्यापार को छूट देने पड़ेंगे। राजा ने पड़ोस के राजाओं से संबंध के लिए पड़ोस के राज्य में संदेश भेजा कि हम आपसे मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं। तो लगभग सभी राजाओं ने इसका स्वागत किया और नए राजा को शुभ संदेश भिजवाया कि हम आपसे सहमत हैं। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, परंतु पूर्व के राजा बीरबल ने राजा राजबली के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बोला कि राजा राजबली के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे व्यापार की संधि की जा सके। हम उस राज्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। यह बात आकर दूत ने बताया तो राजबली थोड़ा निराश हुआ, मगर मंत्री ने उसे चुनौती में लिया और राजा से बोला कि हमें अब बीरबल से हर हाल में संबंध रखने होंगे। उसे मजबूर करना होगा कि वह हमसे संधि खुद करे, क्योंकि वह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके पास बहुत बड़ा जंगल है, तो बहुत बड़े क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि है। उसका व्यापार 10 राजाओं में है। राजा का कोई राजकुमार नहीं है, सिर्फ 2 राजकुमारियां हैं। एक बहुत गोरी है तो दूसरी बहुत ज्यादा काली है। राजा बीरबल ने घोषणा कर रखा है कि वह जब भी अपनी गोरी बेटी का विवाह करेगा तो उसी राजकुमार से करेगा जो काली को भी अपनी पत्नी बना ले, और दोनों राजकुमारियां भी यही चाहती है कि हम एक साथ ही एक राजकुमार से ब्याही जाएं। यह बात सुनकर राजा बलि बोला, मंत्री जी, आप राजा से संधि की बात तो कह रहे हो, वह तो ठीक है, परंतु राजकुमारियों की चर्चा हमसे क्यों कर रहे हो? मंत्री बोला, राजकुमारियों के माध्यम से ही आप राजा तक पहुंच सकते हो। राजबली बोला, मंत्री जी, मेरी उम्र अभी 16 साल की है, जबकि बीरबल की राजकुमारियां 20 साल की होंगी। वे हमसे बड़ी है। तब मंत्री ने बताया, नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है। एक की उम्र 18 साल है, जबकि दूसरी 15 साल की है, और आपके योग्य दोनों हैं। वे दोनों अपने राज्य के पश्चिम के जंगल में अक्सर शिकार के लिए आती रहती है। आपको भी उस जंगल में जाना चाहिए। राजा राजबली बोला, मंत्री जी, वह जंगल हमारे राज्य में नहीं है, और दूसरे के राज्य में शिकार करने जाना भला कहाँ से सही रहेगा? तब मंत्री ने बताया, जंगलों में जाने के लिए कोई प्रतिबंध जैसी बात नहीं है, और राजा तो एक दूसरे के राज्य में आते जाते रहते हैं। उनके आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। रुकावट तो सिर्फ प्रजा के लिए है कि वह दूसरे राज्य में बिना अनुमति के ना जाए, खासकर उन राज्य में जिस राज्य से हमारे संबंध नहीं है। अन्यथा प्रजा के लोग किसी भी राज्य में जाकर काम करते ही रहते हैं। व्यापारी किसी भी देश में व्यापार करता है, और ब्राह्मण के लिए तो कोई राज्य की सीमा होती ही नहीं। मंत्री ने राजा से विनती करते हुए कहा, राजन, आप निसंकोच हो जाइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे एक साथ 2 रानियां हमारे महल को प्राप्त हो जाए और हमारे राज्य की सीमा भी विस्तार पाले। राजा राजबली को भी अब यह बात उचित प्रतीत हुई। उसे लगा, हम राजा हैं और प्रजा की भलाई के लिए हर तरह के समझौते करने ही पड़ते हैं। राजा राजबली को शिकार का कोई विशेष शौक नहीं था, लेकिन अब जब उसे राजकुमारियों के हृदय में अपने लिए प्रेम जगाना था, तो वह पहली बार शिकार के बहाने पड़ोसी राज्य के जंगल में गया। जंगल बहुत सुंदर था और उसे बहुत अच्छा लगा। जब वह सीमा पर पहुंचा, तो राजा बीरबल के सैनिक मिले, मगर उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया। राजा शांत भाव से जंगल में प्रवेश कर गया। वह वहां बहुत देर तक घूमता रहा, परंतु कोई राजकुमारी उसे दिखाई नहीं दी। निराश होकर वह अपने राज्य वापस आ गया। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जंगल में जाना व्यर्थ रहा। वहां कोई राजकुमारी नहीं दिखी। अब वहां जाना व्यर्थ लगेगा। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या आप इतनी जल्दी हार मान लेंगे? आप 1 महीना लगातार वहां जाइए, कभी ना कभी उनसे भेंट अवश्य होगी। दूसरे दिन राजा राजबली फिर से उसी जंगल में गया और भ्रमण करने लगा। तभी सहसा उसकी दृष्टि एक अत्यंत श्याम वर्ण की कन्या पर पड़ी। राजा ने ऐसा रंग पहले कभी नहीं देखा था।
वह मन ही मन सोचने लगा, क्या यही काली वाली राजकुमारी हो सकती है? लेकिन यह तो बहुत ही काली है, इससे कोई प्रेम की बात कैसे करे? पहले तो मुझे गोरी राजकुमारी से मिलना है, प्रेम करना है। तभी वह श्यामवर्ण कन्या जोर से चिल्लाई, बहन दौड़कर आओ, यहाँ कोई राजकुमार आया है और मुझे छेड़ रहा है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो बस उसकी ओर देखा ही था और वह इसे छेड़ना कह रही थी। उसी समय एक अत्यंत सुंदर कन्या दौड़ती हुई आई और अपनी बहन पर हंसते हुए बोली, भला तुझे भी कोई छेड़ सकता है? श्याम वर्ण कन्या बोली, बहन मेरी बात का विश्वास करो, यह सामने वाला राजकुमार मुझे नजरों से छेड़ रहा था। गोरी राजकुमारी बोली, यह तो अनुचित है कि कोई हमारे राज्य के जंगल में घुसे और हमारी परम सुंदरी बहन पर नजर डाले। राजा अब समझ चुका था कि ये दोनों बहनें हंसी मजाक करने वाली और चंचल स्वभाव की है। वह मुस्कराया और गोरी राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, आप मुझ पर झूठा दोष लगा रही है, जबकि आपने ही मुझे नजरों से घायल कर दिया है। अब तो मेरा हृदय बहुत दुखी है। गोरी राजकुमारी हंसते हुए बोली, आप तो बड़े मजाकिया लगते हैं, बताइए आप कहाँ से आए हैं? राजा बोला, राजकुमारी, अब मैं कोई राजकुमार नहीं बल्कि देवीपुर का राजा हूँ। आपके सौंदर्य के आकर्षण ने मुझे आपके राज्य तक खींच लाया है। आप जानते हैं कि आप बिना अनुमति के हमारे राज्य के वन में प्रवेश कराए हैं। राजबलि नतमस्तक होकर बोला, आपके द्वारा निर्धारित कोई भी दंड मुझे स्वीकार है, मैं उसे सहर्ष सहन करूँगा। राजकुमारी बोली, तो आपको हमारा बंदी बनना पड़ेगा। हम आपको बंदी बनाकर राजमहल ले जाएंगे, जहां आपको ऐसा दंड मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राजा राजबलि मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सजा का भय नहीं है। अगर मुझे फांसी भी देनी हो तो आप अपने हाथों से दे दीजिए। आपके हाथों से फांसी चढ़ जाना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजकुमारी बोली, जब आप इतनी कठोर सजा के लिए भी तैयार हैं, तो हमारे साथ राजमहल चलिए, हम आपको बंदी बनाकर ले चलेंगे। राजा बोला, मैं तैयार हूँ। यदि आप चाहें तो यहीं से मेरा हाथ बांधकर ले चल सकती है। गोरी राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, नहीं, हम इतने कठोर नहीं हैं कि आपको बांधकर दरबार तक ले जाएं। तभी काली वाली राजकुमारी बोली, बहन तू ज्यादा ममता मत दिखा, यहीं से इसका एक हाथ बांध ले, दूसरा मैं पकड़ कर रखती हूँ। ऐसे राजाओं का क्या भरोसा, कहीं भाग ना जाए। गोरी राजकुमारी हंसते हुए बोली, नहीं बहन, अब यह राजा कहीं नहीं भाग सकता। इसके पास की खास चीज मैंने चुरा ली है और जिसकी वह चीज चोरी हो जाए वह फिर बंधन से बाहर नहीं जा सकता। राजा राजबलि दोनों राजकुमारियों के साथ बात करता हुआ राजा बीरबल के महल में पहुंचा। काली राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पिता के पास ले जाकर कहा, पिताजी, इस राजा ने मुझे छेड़ा है, कृपया इसे सजा दीजिए। राजा राजबलि आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा कि यह कन्या मजाक को भी अपने पिता के सामने गंभीर बना रही है। वह बोला, महाराज, मैं राजा राजबलि हूँ, मैंने आपकी राजकुमारी को नहीं छेड़ा है, यह गलत कह रही है। राजा बीरबल गंभीर स्वर में बोली, भला कोई राजकुमारी भी झूठ बोल सकती है? हमारे राज्य का नियम है, स्त्री को छेड़ने वाले को फांसी दी जाती है और यहाँ स्त्री ही फांसी चढ़वाती है। अब यह राजकुमारी ही तुम्हें फांसी चढ़वाएगी। राजा राजबलि अब और उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा बीरबल मजाक कर रहे हैं या वास्तव में फांसी चढ़ा देंगे। उसे चिंता होने लगी। राजा बीरबल ने काली राजकुमारी से कहा, बेटी, अब इस राजा को सजा दो, फांसी पर लटका दो। राजकुमारी पिता की आज्ञा पाकर महल के भीतर गई और वहां से एक फूलों की माला लाकर राजा के गले में डाल दिया। राजा बीरबल बोले, लो लग गई फांसी। अब इस राजकुमारी को अपने महल ले जाओ और विवाह कर लो। ध्यान रहे, मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो। हमने इसे फूल से भी बढ़कर सहेज कर रखा है।
तुम अपने महल जाओ, हम पीछे से ढोल भेज देंगे। राजा राजबली ने मन में कहा, मैंने तो ऐसा अनोखा राजा देखा ही नहीं। काली कन्या को मेरे गले में बांध दिया और गोरी को अपने पास रख लिया। अब क्या करूं? मंत्री का विचार तो व्यर्थ चला गया। ना राज्य मिला, ना संधि हुआ, ऊपर से यह समस्या गले पड़ गई। निराश होकर वह महल लौट आया और मंत्री से बोला, हमारा चाल उल्टा पड़ गया। राजा बीरबल ने काली राजकुमारी को मेरे गले में बांध दिया और गोरी को अपने पास रख लिया। अब थोड़ी ही देर में उस रानी का ढोला हमारे महल आ जाएगा। मंत्री बोला, राजन निराश मत होइए। राजा बीरबल अपने वचन का पक्का है। उसने जब कहा है कि दोनों राजकुमारियों का विवाह एक ही जगह होगा, तो अवश्य होगा। मेरा मन कहता है वह दोनों को भेजेगा। राजबली बोला, मंत्री जी, जब एक रानी ने मुझे माला पहनाई तो दूसरी को क्यों राजा भेजेगा? मंत्री मुस्कुराकर बोला, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी कुछ ही देर में सब स्पष्ट हो जाएगा। घंटे भर बाद रानी का ढोला महल पहुंच गया, लेकिन ढोला तो एक ही था। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि रानी वही काली वाली है। मंत्री का चेहरा भी उतरा हुआ था। मैंने राजा को मुसीबत में डाल दिया। उधर जब राजा की खास दासी ढोला खोलने गई, तो उसमें से 2 रानियां निकली। राजा और मंत्री दोनों की आंखों में चमक आ गई। वे बोले, हम घाटे में नहीं रहे। राजा बीरबल ने दोनों राजकुमारियां भेज दी। राजा ने बड़े ही भक्तिपूर्ण और सम्मानजनक ढंग से दोनों राजकुमारियों के साथ विवाह संपन्न किया। राजमहल में विवाह बहुत धूमधाम से हुई और विवाह के उपरांत राजा प्रेम पूर्वक दोनों रानियों के साथ रहने लगे। राजा बीरबल पहले ही अपनी वसीयत में दोनों राजकुमारियों को अपना आधा आधा राज्य दे चुके थे। चूंकि अब दोनों का विवाह एक ही राजा से हो गया था, इसलिए दोनों का राज्य भी एक हो गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक दिन ऐसा आया जब दोनों रानियां गर्भवती हो गई। समय के अनुसार दोनों रानियों ने एक एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, परंतु विधाता की लीला कुछ और ही थी। जो रानी गोरी थी, उसकी पुत्री अत्यंत श्याम वर्ण की हुई, और जो रानी श्याम वर्ण की थी, उसने अत्यंत सुंदर और गोरी कन्या को जन्म दिया। राजा यह विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित और चिंतित हो गया। ये क्या हो गया प्रभु? यह उलट कैसे हो गया? राजा को काले रंग से कुछ विशेष प्रेम नहीं था, फिर भी बीरबल के राज्य और राज्य संधि के कारण उन्होंने काली रानी से विवाह किया था, और वही काली रानी ने उन्हें फूल जैसी सुंदर राजकुमारी दी। वहीं जिस गोरी रानी पर उन्हें बड़ा गर्व था, उसी से उन्हें एक श्याम वर्ण की कन्या प्राप्त हुई। राजा अब उस काली राजकुमारी को लेकर काफी परेशान रहने लगे। मैंने तो राज्य पाने की लालसा में विवाह किया था, पर अब अपनी पुत्री का विवाह कैसे होगा? जब वह बड़ी होगी तो उसे विवाह करना पड़ेगा। मेरे जैसे सोच रखने वाले कई लोग होंगे, फिर कौन उसे अपनाएगा? राजा इसी चिंता में कई दिन तक व्याकुल रहे। एक दिन मंत्री ने पूछ लिया, महाराज, आप बहुत चिंतित दिखते हैं, क्या कोई विशेष कारण है? राजा ने अपने मन की बात कह दी, मैं अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित हूँ। मंत्री बोले, महाराज, ये क्या बात हुई? अभी तो राजकुमारियां आपकी गोद में ही खेल रही है, तो विवाह की चिंता कैसी? राजा बोले, मंत्री जी, आप मेरी पीड़ा नहीं समझते। मैं श्याम वर्ण की राजकुमारी को लेकर दुखी हूँ। मैंने जिस काली राजकुमारी से विवाह किया, वही हमारे लिए शुभ सिद्ध हुई, पर जिस रानी के सौंदर्य पर मुझे गर्व था, उसने मुझे निराश किया। और आप तो जानते ही हैं, मैं श्याम रंग को पसंद नहीं करता। हमारे महल में कोई भी दास दासी भी श्याम वर्ण का नहीं है। मंत्री ने श्रद्धा और ज्ञान के स्वर में उत्तर दिया, राजन, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। जो विधि ने लिखा है वही होगा। आपकी दोनों रानियां योग्य हैं और दोनों पुत्रियां भी देवी स्वरूपा है। आप अपनी सोच को प्रभु के चरणों में अर्पित करें और अपने कर्तव्य और अपने प्रजाजनों की सेवा में ध्यान लगाएं। मंत्री ने समझाया, परंतु राजा की चिंता कम न हुई।
एक दिन उन्होंने गोरी रानी से कहा, महारानी, कृपया अपनी पुत्री को मेरी नजरों से दूर रखें। जिस दिन उसे देख लेता हूँ, उस दिन हमारा दिन व्यर्थ हो जाता है। रानी ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, आप अपनी ही पुत्री को अपशकुन मानते हैं। भला कोई अपनी संतान को देखकर अशुभ मानता है, और आपको तो रूप रंग पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मैं तो बहुत गोरी हूँ, फिर भी मेरी पुत्री श्याम वर्ण की है। वही मेरी श्याम वर्ण बहन की बेटी बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। यह सब विधि का विधान है, इसमें हमारा क्या दोष। समय धीरे धीरे बीतता गया और राजकुमारियां अब 12 वर्ष की हो चुकी थी। राजा जहाँ भी जाते अपनी गोरी पुत्री को साथ ले जाते। नगर भ्रमण हो या वन भ्रमण, वही साथ रहती। परंतु श्याम वर्ण राजकुमारी कभी राज दरबार में भी नहीं आ पाती। वह अपने कक्ष में जैसे एक बंधन में थी। गोरी रानी को इस बात का बड़ा दुख था कि राजा उनकी पुत्री से स्नेह नहीं रखते। एक दिन राजा अपनी गोरी रानी से कह रहे थे, हमारी यह गोरी राजकुमारी तो किसी योग्य राजा के घर ब्याही जाएगी, परंतु श्याम वर्ण राजकुमारी का विवाह तो किसी साधारण घर में ही करना पड़ेगा। यह सुनकर गोरी रानी क्रोधित हो उठी। वे बोली, राजा जी, आपने मेरे पिता के राज्य को पाने के लिए मेरी श्याम वर्ण बहन से विवाह किया था। आप जानते हैं, मेरे पिता ने कभी रंग भेद नहीं किया, इसलिए उन्होंने हम दोनों बहनों को अपने राज्य का आधा आधा हिस्सा वसीयत में दे दिया था। अब जब वह राज्य हमें मिलने वाला है, तो मैं अपना हिस्सा अपनी पुत्री को दे दूंगी, जिससे वह जिस किसी से भी विवाह करे वह राजा बन जाएगा, चाहे वह कोई साधारण पुरुष ही क्यों ना हो। राजा बोले, रानी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जैसे ही हमारा विवाह हुआ, वसीयत का अधिकार तुम्हारे साथ मुझे प्राप्त हो गया, और मैं अपना साम्राज्य एक श्याम वर्ण कन्या के लिए नहीं दे सकता। मैंने तुमसे और कोई संतान इसलिए नहीं चाही कि कहीं फिर किसी और श्याम वर्ण की पुत्री का सामना ना करना पड़े। मुझे तो वही काली रानी प्रिय है, जिसने मुझे एक गोरे राजकुमारी को जन्म दिया, और मैं उस राजकुमारी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। गोरी रानी शांत पर दृढ़ स्वर में बोली, और मैं अपनी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं सह सकती। उसका विवाह किसी योग्य राजा से ही करूंगी, और वहाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी। राजा ने कहा, रानी, आप कृपया विवाद ना बढ़ाएं। मैं राजकुमार के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यह सारा विवाद काली राजकुमारी सुन रही थी। मन में सोचने लगी, मेरे कारण ही यह सारा झगड़ा हो रहा है। माँ मुझे लेकर दुखी रहती है, और पिता तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। दोनों ही मेरे कारण व्याकुल है। अब मेरा इस संसार में रहना ठीक नहीं है। मुझे इस जीवन का त्याग कर देना चाहिए। अर्धरात्रि में वह राजकुमारी महल के एक गुप्त द्वार से चुपचाप बाहर निकल गई। चलते चलते वह उस झील के पास पहुंची, जहां से मोती निकला करते थे। वह झील में कूद गई आत्मत्याग करने के लिए, परंतु विधाता की इच्छा कुछ और ही थी। जब वह झील के भीतर पहुंची, तो उसे वहां एक अद्भुत लोक मिला। वहां स्वर्ग जैसी सुंदर परियां थी, छोटी छोटी राजकुमारियां थी, लेकिन वहां कोई पुरुष नहीं था। राजकुमारी वहां के महल में पहुंची, तो एक स्त्री ने उसे देख लिया और पकड़कर वहां की महारानी के पास ले गई। वह बोली, महारानी, यह कोई पृथ्वीलोक की कन्या है, जो हमारे महल में आ गई है। महारानी ने कन्या को देखा और बोली, यह तो कोई मनुष्य की कन्या नहीं लगती है, जैसे कोई वन्य प्राणी हो। वह स्त्री बोली, नहीं महारानी, यह किसी जानवर की संतान नहीं है। यह एक राजा की बेटी है और झील में कूदकर आत्महत्या करने आई थी। अब आप बताइए, इसके साथ क्या करना है? उस लोक की रानी ने कोमल भाव से पूछा, बेटी, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? काली राजकुमारी ने आर्द्र स्वर में कहा, महारानी, जब आप ही मुझे पहचान नहीं सकी, तो इस धरती पर कोई और कैसे पहचानेगा? जैसे आपने मुझे जानवर समझा, वैसे ही सबने मुझे तुच्छ समझा। मेरे पिता मुझसे स्नेह नहीं करते। मेरी माँ और पिता के बीच मुझे लेकर विवाद होता रहता है। मैं एक राजा की कन्या हूँ।
मेरी माता अत्यंत गोरी है, मेरे पिता भी गोरे हैं, पर मैं श्याम वर्ण की कैसे हो गई? उस लोक की रानी ने बहुत ध्यान से उसे देखा। फिर उन्होंने अपने दिव्य कबूतर को बुलाया और कहा, इस कन्या का भविष्य बताओ और यह भी बताओ कि यह श्याम वर्ण की क्यों है। जादुई कबूतर बोला, महारानी, यह कन्या शापित है। इसकी माता राजा बीरबल की पुत्री है। जब वह राजकुमारी थी और अपने पिता के घर रहा करती थी, तब एक दिन अपनी श्याम वर्ण बहन के साथ बाग में टहल रही थी। उसी समय बाग में एक तपस्वी महात्मा ठहरे हुए थे। श्याम वर्ण बहन ने बड़े प्रेम से महात्मा को मीठे फल दिए, लेकिन इसकी माँ ने सड़े हुए काले बदबूदार फल महात्मा को दे दिए। उस महात्मा ने श्याम वर्ण राजकुमारी को वरदान दिया, बेटी, तेरा मन बहुत सुंदर है, इसलिए तुझे आगे चलकर अत्यंत सुंदर पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होगी। तू एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र की माँ बनेगी। वही महात्मा गोरी राजकुमारी के व्यवहार से नाराज हो गए और उसे श्राप दे दिया, तू आगे चलकर तार के फल जैसे रंग की कन्या को जन्म देगी और उसे देख देख कर तुझे दुख और जलन होगी। राजकुमारी ने महात्मा को विनोद में वह फल दिया था। बाग में फलों की कोई कमी नहीं थी, पर उसने जानबूझकर सड़ा फल महात्मा को दे दिया। जब उसे समझ आया तो वह बोली, महात्मा जी, मैं आपकी बेटी समान हूँ, मुझे नादान समझकर कृपा कीजिए और श्राप से मुक्त कर दीजिए। तब महात्मा बोले, बेटी, यह श्राप तो पूरा होकर रहेगा, परंतु मैं इसमें थोड़ी ढील देता हूँ। यदि वह राजकुमारी चाह ले तो इस श्राप से मुक्त हो सकती है। जब वह देवीपुर की झील में उतरेगी तो वह दूसरे लोक में चली जाएगी और वहीं उसे मुक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर कबूतर मौन हो गया। तब उस लोक की रानी ने पूछा, कबूतर, अब यह बताओ कि यह कन्या श्राप से मुक्त कैसे होगी? कबूतर बोला, महारानी, श्राप से मुक्ति का उपाय आपको ही करना होगा। यह कन्या आपके आंगन की 6 माह तक सफाई करेगी और फिर आपके आंगन में एक सुनहरा पेड़ उगेगा। उस पेड़ के स्पर्श मात्र से यह राजकुमारी गोरी हो जाएगी। अतः आप इस कन्या को 6 माह तक अपने महल में एक सेविका के रूप में रखिए। रानी बोली, यदि इस कन्या को श्राप से मुक्ति मिलेगी तो मैं अवश्य यह कार्य करूंगी। रानी ने राजकुमारी को अपने महल की सफाई के लिए रख लिया और पहली सेविका को अन्य काम में लगा दिया। रानी के आंगन में प्रतिदिन रात को मोतियों की वर्षा होती थी। पहली सेविका वह मोती इकट्ठा करके कचरे में डालकर झील में फेंक आती थी। वही मोती राजा राजबली के सैनिक इकट्ठा कर राज दरबार ले जाते थे और राज्य का सारा खर्च उनसे चलता था। परंतु जब पहली बार राजकुमारी ने महल की सफाई की तो उसने मोतियों को महल के एक कोने में रख दिया। वह नहीं जानती थी कि उन्हें झील में फेंकना है। इधर जब सुबह राजकुमारी महल में नहीं दिखी तो गोरी रानी बहुत चिंतित हो गई। लेकिन राजा ने कहा, भला हो गया, एक बला टल गई। उन्होंने रानी के आग्रह के बाद भी राजकुमारी को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया। रानी दुखी हो गई और समय धीरे धीरे बीतने लगा। राजा को अब एक बात सताने लगी, झील से मोती क्यों नहीं निकल रहे? अब हमारे राज्य का खर्चा कैसे चलेगा? 6 माह गुजर गए। एक दिन जब काली राजकुमारी झील के अंदर के लोक में महल की सफाई कर रही थी, तभी आंगन में एक सुनहरा पेड़ उगाया। राजकुमारी ने जैसे ही उस पेड़ को छुआ, वैसे ही उसका रंग बदल गया। वह अत्यंत गोरी हो गई। वह दौड़कर उस लोक की रानी के पास गई और बोली, रानी माँ, मैं गोरी हो गई। रानी मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटी, तू गोरी हो गई है। अब यदि तू चाहे तो अपने लोक वापस लौट सकती है, और हाँ, जो मोती तुमने इतने समय तक इकट्ठा किए हैं वे सब अपने साथ ले जाओ। आज से तुम्हारे राज्य को मोती नहीं बल्कि सोने की मुद्राएं मिला करेंगी, जो तुम्हारे कारण संभव हुआ है। राजकुमारी मोतियों को लेकर झील के बाहर आई तो देखा वे मोती 10 गाड़ियों में भरने लायक हो गए थे। उसने पास के एक व्यक्ति से सहायता ली और सैनिक को बुलवाया।
राजा के सैनिक ने राजकुमारी को गोरे रूप में देखा तो दंग रह गया। राजकुमारी बोली, आश्चर्य मत करो, इन मोतियों को राज दरबार में भेजो। सैनिक ने बहुत से लोगों की मदद से सारे मोती राज दरबार पहुंचा दिए। राजकुमारी सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुंची। माँ ने उसे देख गले से लगा लिया और बोली, बेटी तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? राजकुमारी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा भी आ गए और उन्होंने राजकुमारी से अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। राजकुमारी बोली, पिताजी कल से आपको मोती नहीं अब सोने की मुद्राएं मिला करेंगी और जितनी मोती पहले मिलते थे वह सब मैं साथ लाई हूँ। राजकुमारी ने माँ से कहा, माँ जब तुम्हें पता था कि मुझे एक महात्मा ने श्राप दिया है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी कारण काली थी, पर अब देखो मैं अपनी बहन से भी सुंदर हो गई हूँ। अब राजा और रानी राजकुमारी से पहले से भी अधिक प्रेम करने लगे। समय बीता, दोनों राजकुमारियां सयानी हो गई। राजा ने उनका विवाह एक भव्य स्वयंवर के माध्यम से किया। अब राजा अपनी 2 रानियों, एक राजकुमार और दोनों सुंदर राजकुमारियों के साथ सुखपूर्वक राज्य चलाने लगे। तो दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे महाभारत काल के उस रहस्य को जो आज तक भी एक छुपा हुआ रहस्य है। आज हम उसी गूढ़ विषय के बारे में जानेंगे कि आखिर द्रौपदी ने क्यों बनाया था कर्ण के साथ संबंध। दर्शक बंधु, चारों ओर युद्ध की गूंज थी। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो चुकी थी। एक एक योद्धा या तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था या अंतिम सांसें ले रहा था। उस रक्त रंजित धरती पर एक स्त्री थी जो चुपचाप खड़ी थी। वह रो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जो वर्षों से उसके हृदय में पलता आ रहा था। वह स्त्री थी द्रौपदी, पर आज वह सिर्फ 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी। आज वह एक औरत थी जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। उस व्यक्ति के लिए जिसे वह कभी अपना कह भी नहीं सकी, कर्ण। कहते हैं प्रेम और नफरत के बीच एक बेहद पतली रेखा होती है। द्रौपदी और कर्ण की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसा रिश्ता जो कभी शुरू नहीं हुआ लेकिन कभी खत्म ही नहीं हुआ। उनका मिलन कभी सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन आत्मिक रूप से वे एक दूसरे से कहीं अधिक जुड़े हुए थे जितना दुनिया समझ सकी। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया था। राजाओं और योद्धाओं की भीड़ में कर्ण भी आया था, अपने धनुष के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ। जैसे ही वह धनुष की ओर बढ़ा, द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर रोक दिया। उस क्षण कर्ण का चेहरा पत्थर की तरह हो गया था। उसने अपनी भावनाएं छुपा ली थी, लेकिन द्रौपदी की आंखों में वह दर्द साफ दिखाई दे रहा था जिसे किसी ने नहीं देखा। उसने कर्ण को अपमानित किया था, लेकिन अपने मन से नहीं। वो क्षण द्रौपदी के जीवन का सबसे भारी क्षण था। उसके मन ने कर्ण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसकी जुबान समाज के डर से चुप थी। वह जानती थी कि कर्ण उसका जीवन साथी बन सकता है, उसे समझ सकता है, लेकिन एक सूतपुत्र से विवाह करने का साहस न उसके पिता ने दिया, न उस समाज ने जो हर रिश्ते को कुल और जाति की दीवारों में तौलता है। द्रौपदी ने पांडवों से विवाह किया। 5 पतियों के बीच वह बांटी गई। एक रानी थी, लेकिन रानी होते हुए भी वह कभी एक स्त्री की तरह प्यार नहीं कर सकी, ना ही प्यार पा सकी। उसके मन का कोना अब भी खाली था, एक ऐसा कोना जो सिर्फ कर्ण के नाम था। वक्त बीतता गया, पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष बढ़ता गया और हर युद्ध की रणनीति में, हर बैठक में जब कर्ण सामने आता, द्रौपदी की रूह कांप जाती। वो उसे अपमानित करने वाला नहीं देखती थी, वो उसमें अपना अधूरा प्रेम देखती थी। एक ऐसा प्रेम जो नफरत के मुखौटे में छिपा था।
जब दुशासन ने उसे सभा में घसीटा, जब द्रौपदी ने अपनी लाज के लिए सभी से गुहार की, उस समय कर्ण ने भी उस पर कटाक्ष किया था। लेकिन क्या वह कटाक्ष सिर्फ एक योद्धा का था या किसी टूटे हुए दिल की चुभती हुई प्रतिक्रिया थी? उस घटना के बाद द्रौपदी ने कर्ण से और भी ज्यादा नफरत करनी शुरू कर दी। कम से कम वह यही मानती रही, लेकिन दिल में नफरत नहीं थी, सिर्फ आक्रोश और वह दुख कि जिसे वह अपना बना सकती थी, उसने ही उसके चरित्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। वर्षों बाद जब युद्ध हुआ और पांडवों ने एक एक कर कौरवों के योद्धाओं को हराया, तो एक रात ऐसी आई जब सब कुछ बदल गया। कहते हैं युद्ध की एक रात द्रौपदी छुपते छुपाते कर्ण के शिविर तक पहुंची। ना कोई अंग रक्षक, ना कोई भय, बस एक औरत जो उस इंसान के सामने खड़ी थी जिसे उसने जीवन भर अपने दिल में छुपा कर रखा था। कर्ण चौंका, वह समझ नहीं सका कि यह सपना है या कोई छलावा। लेकिन जब द्रौपदी ने उसके सामने बैठकर कहा, क्या तुम कभी मुझे भूल सके, तो कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रात सिर्फ बातचीत की नहीं थी, वो आत्माओं का मिलन था। दोनों ने अपने अंदर छुपे हर दर्द को बाहर निकाला। कर्ण ने कहा, मैंने तुम्हें उस दिन से प्रेम किया जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, पर तुमने मेरा हाथ ठुकराकर मेरी आत्मा तोड़ दी। द्रौपदी बोली, अगर मैं समाज की परवाह ना करती तो आज तुम्हारी होती। उस रात को शारीरिक संबंध नहीं हुआ, पर जो हुआ उससे कहीं ज्यादा था, एक मौन, समझ और एक आध्यात्मिक बंधन। द्रौपदी ने कर्ण के कंधे पर सिर रखकर सारा जीवन उसकी बाहों में जी लिया। अगली सुबह द्रौपदी वापस चली गई। किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन उस रात ने दोनों के जीवन को बदल दिया। कर्ण युद्ध में मारा गया। जब द्रौपदी को यह पता चला तो वह सब कुछ भूल गई। अपमान, नफरत, जात पात, वह सिर्फ टूट गई, रोई, टूटी फूटी और बिखर गई। वह उसके शव पर बैठी और कहा, मैंने तुम्हें जीवन भर चाहा, लेकिन दुनिया के डर से कभी अपना बना ना सकी। युधिष्ठिर से लेकर अर्जुन तक सभी स्तब्ध रह गए। उन्हें नहीं पता था कि द्रौपदी के दिल में यह राज भी दफन था। लेकिन उस दिन द्रौपदी ने सब कह दिया। आज वह किसी की पत्नी नहीं थी, वह एक प्रेमिका थी जिसने अपने प्रेम को समाज के डर से खो दिया था। द्रौपदी और कर्ण का संबंध कभी धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा गया, लेकिन उनके दिलों में वह अमर रहा। आज भी जब कोई प्रेम अधूरा रह जाता है, जब किसी को अपने समाज की वजह से अपने प्यार को छोड़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं द्रौपदी और कर्ण फिर से जन्म लेते हैं। क्यों बनाया द्रौपदी ने कर्ण से संबंध? क्योंकि कुछ रिश्ते समाज के नियमों से ऊपर होते हैं। वह रिश्ता शरीर का नहीं, आत्मा का होता है, और आत्मा का मिलन वह तो युगों तक अमर रहता है। तो यही थी एक अनकही अनसुनी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी द्रौपदी और कर्ण के उस अदृश्य प्रेम की, जो ना समाज समझ सका, ना ही इतिहास ने लिखा। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्ते वक्त की सीमाओं से परे होते हैं। तो अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इस तरह की और भी गहरी, पौराणिक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारा साथ दें। दोस्तों, हम फिर जरूर मिलेंगे एक और अनसुनी गाथा के साथ, जो आपको जीवन जीने के लिए एक सही राह दिखाती है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में किशोरी राधा के भक्त हैं, तो अभी आपके अपने चैनल हिंदू पुराण लैंड को सब्सक्राइब करें। बोलिए बरसाना वाली राधा की जय, द्वारकाधीश की जय।